India has a unique cultural identity. Do you agree with the statement? Hello everyone. Today's topic is India's cultural roots. क्या होता है कल्चर? क्या ये कोई पेड़ है या कोई पौधा है जिसके रूट्स होंगे? यस, बिल्कुल होते हैं. हमारा जो कल्चर होता है, इट इज़ ओरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो लेट्स लुक ओवर कि किस तरीके से जो इंडिया का कल्चर है उसको बनाया गया या कैसे उसको डेवलप किया गया, कैसे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई है. सो इंडियन कल्चर इट इज़ ऑफन कंपेयर टू एज एंशियंट ट्री. मतलब एक जो पुराना पेड़ होता है ना, जिसकी बहुत ही ज़्यादा रूट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डीप होते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा टहनियाँ होती हैं, बहुत सारी टहनियाँ होती हैं. तो ये जो टहनियाँ हैं, ये जो रूट्स हैं, ये कैसे हैं? ये इसका रूट जो है, हमारा रूट क्या है? हमारा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जो कि हम कह सकते हैं, अगर हम अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख रहे हैं तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र किया गया है टू द यंगर जनरेशन्स. अगर हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो इसकी टहनियाँ क्या है? उसके ट्रेडिशंस और उसके प्रैक्टिसेस जिनको कि हम फॉलो करते हैं. आर्ट हो गया, साइंस हो गई, लिटरेचर है, मेडिसिन है, रिलीजन है, या गवर्नेंस की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारी कल्चरल फाउंडेशन से धीरे धीरे कर कर आगे की जनरेशन में ट्रांसफ़र भी हुई है और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी हुई है. मतलब कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग उसने खुद को चेंज किया है. इसके बाद क्या हुआ है? बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट आए हैं. अलग अलग लोगों ने अपने अपने सजेशंस दिए हैं, कुछ ग्रुप ने कुछ और सजेशन दिया है, और इसके हिसाब से जो रिलीजियस मूवमेंट्स हमारे देश में हुई है, इसी की वजह से हमारी कंट्री को कहा जाता है unique to have a unique cultural identity. Starting with it, we are having Vedas क्या है? हमारे इंडिया की ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट में काउंट होता है. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? हाइम्स हैं, मतलब कि श्लोक हैं, कुछ प्रेयर्स हैं, टीचिंग्स हैं हमारे रिलीजियस रिचुअल्स की, ताकि वो हमारी लाइफ को गाइड कर सकें. इट इज़ कंपोज इन संस्कृत लैंग्वेज, जो कि हमारी लैंग्वेज रही है इन द प्रीवियस जनरेशन्स. संस्कृत में ये सब कुछ लिखा गया है और बहुत लंबे टाइम पीरियड तक इसको प्रिजर्व किया गया है. कैसे प्रिजर्व किया था इन्होंने? ओरल ट्रांसमिशन से, कि मतलब एक जनरेशन जो है वो प्रीवियस जनरेशन से बातें सुनकर ही उसे ट्रांसफर कर लेगी. यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो वैदिक चैंटिंग है, इट हैज़ बीन रिकोगनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, की इंसानियत के उसमें इसको एक हेरिटेज की तरह माना गया है, which is underlining the importance of this tradition. We are having 4 basic Vedas, major Vedas: Rigved, Yajurved, Samved and Atharved. मूविंग विद इट, वैदिक लिटरेचर में हमारे पास आ जाता है ऋग्वेदा, विच आई हैव रिटन. इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर है हमारे हाइम्स, जो कि प्रेयर्स हैं, या आपके ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, हमारा जो तारीफ़ है उनकी, वो लिखी गई है. यजुर्वेद के अंदर हमारे रिचुअल्स हैं जिनको कि हमें फॉलो करना है. किसी भी तरीके के जो सैक्रिफाइसेस होते थे या यज्ञ होते थे, उसमें उसको गाइड किया जाता है. यजुर्वेद में लिखा हुआ है वो सब कुछ. सामवेद में हर चीज़ जो है वो म्यूज़िकल चैंटिंग्स हैं. जब हम देखते हैं ब्राह्मण को वो जो यज्ञ करते थे, तो उसमें जो म्यूजिकल चैंटिंग्स होती थी, दैट हैज़ बीन रिटन इन सामवेद. अथर्ववेद में अगर हम बात कर रहे हैं तो अथर्ववेद इज़ हैविंग मैजिक फॉर्मूलाज फॉर डेली लाइफ, विच इज़ वाइट मैजिक, इट इज़ नॉट ब्लैक मैजिक. ये जो है हमारे पास, ये डिटीज़ है हमारे वैदिक हाइम्स में. अब हम जब कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसमें हम किन का नाम लेते हैं? हम अग्नि का आवाहन करते हैं, हम इंद्र का आवाहन करते हैं, वरुण का करते हैं, सूर्य का करते हैं. तो दे आर मेजर 4 डिटीज़ जिनका की नाम हर एक किसी भी तरीके के यज्ञ में लिया जाता है. देयर इज़ अ मिस्टेक इन दिस थिंग. यहाँ पे अथर्ववेद की जगह ये स्पेलिंग गलत हो गई है, प्लीज़ करेक्ट दैट. अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो हमारे सोसाइटी थी वो क्लैन बेस्ड थी. और ये जो क्लैन होता था, ये क्या होता था? पीपल, जो लोग होते थे वो कुछ ग्रुप्स बनाकर रहते थे, जिनको जनास बोला जाता था या फिर क्लैंस बोला जाता था. और ये क्या करते थे? ज़मीन के टुकड़े को, लाइफ स्टॉक को और कस्टम्स को शेयर किया करते थे. यही वैदिक सोसाइटी हमारी इस तरीके से डेवलप हो रही थी. फिर उनमें जो सुपीरियर होता था वो उसका राजा बन जाता था, और इस तरीके से ये चीज़ आगे चलती थी. ये हमारे हैं. इसके बाद गौतम बुद्ध और महावीर की टीचिंग्स हैं, विच आई हैव गिवन इन अ टेबुलर फॉर्म, ताकि आराम से इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके. यहाँ पर जो रिलीजन फाउंड हुआ है गौतम बुद्धा की हेल्प से, दैट इज़ बुद्धिज़्म. महावीर जैनिज़्म के लिए है. बर्थ ईयर जो है 563 BCE है गौतम बुद्धा का, 599 BCE है महावीरा का. जो बर्थ प्लेस है, इट इज़ लुम्बिनी फॉर गौतम बुद्धा एंड कुंडाग्राम फॉर महावीरा. अगर फैमिली की बात कर रहे हैं तो दोनों के दोनों जो हैं वो एक रॉयल फैमिली में ही इनका जन्म हुआ था. जो मेन टीचिंग्स थी वो थी इनकी
मिडिल पाथ की, मतलब नॉन वायलेंस तो करना है बट उसके साथ एक सिंपल लाइफ भी जीनी है। लेकिन महावीरा क्या कहते हैं, बिल्कुल ही एक एसेटिक लाइफ जो है आपको जीनी है और नॉन वायलेंस तो करना ही करना है। गोल क्या है यहाँ पर, हमें पाना है निर्वाणा। निर्वाणा है कि अपने दुख और अपने रीबर्थ के साइकिल से हमें छुटकारा पाना है। और महावीर भी उसी चीज़ को दूसरे फॉर्म में कह रहे हैं, विच इज़ द लिबरेशन ऑफ सोल, कि मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। देन वी आर हैविंग इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, जो कि बेसिकली गौतम बुद्धा के हिसाब से वी आर हैविंग 4 नोबल ट्रुथ्स, एंड उसके लिए, उसको पार करने के लिए हमारे पास 8 फोल्ड पाथ होते हैं। महावीरा में हमारे पास 4 ग्रेट वोज है, मतलब कि हमें वो लेना पड़ता है, एक तरीके से वो करना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपाग्रह, ये हमें अपने आप से ये प्रण लेना पड़ता है। अगर हम वॉयलेंस की बात कर रहे हैं कि वॉयलेंस पे क्या सोच है इनकी, तो नॉन वॉयलेंस दोनों के ही मामले में है, बट नॉन वॉयलेंस के साथ साथ यहाँ पे मॉडरेट लाइफस्टाइल है बुद्धिज़्म में। और जैनिज़्म में वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स आर देयर फॉर नॉन वायलेंस। और ये चीज़ जो है वो हर किसी के लिए, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बट ऑल्सो फॉर द एनिमल्स। अगर लैंग्वेज ऑफ टीचिंग है तो ज़्यादातर जो लैंग्वेज यूज़ हुई है फॉर बुद्धिज़्म दैट इज़ पाली लैंग्वेज, और जो जैनिज़्म के लिए यूज़ हुई है दैट इज़ प्राकृत। सिमिलैरिटीज़ अगर हम देख रहे हैं तो दोनों के दोनों जो हैं वो 16th सेंचुरी BCE इंडिया का है। दोनों के दोनों रॉयल फैमिलीज़ में जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने रिनाउंस कर दिया, मतलब कि इस चीज़ को त्याग दिया। इसके अलावा दोनों के दोनों ही अपोज करते हैं रिजिड कास्ट प्रैक्टिसेस को। रिजिड होता है जो कि बहुत ज़्यादा फिक्स्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, और जो भी रिचुअल्स जो किसी तरीके के सैक्रिफाइसेस मांगते हैं उन चीज़ों को ये बहिष्कार करते हैं, उन चीज़ों का। उसके अलावा है नॉन वायलेंस। देन वी आर हैविंग सेल्फ डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन होना चाहिए। स्पिरिचुअल लिबरेशन, मतलब कि आपकी जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो बिल्कुल लिबरेटेड होनी चाहिए, आसानी से हम उस चीज़ से पा सकें मोक्ष। एंड देन लास्ट टॉपिक इज़ फोक एंड ट्राइबल इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन कल्चर, कि जो हमारा लोक कथाएँ रही हैं, लोक या ट्राइबल कम्युनिटी की जो चीज़ें रही हैं उसने हमारे इंडियन कल्चर को कैसे अफेक्ट किया है, दैट वी हैव टू लुक हियर। तो उनकी जो स्टोरीज हैं, सॉन्ग्स हैं, डांसेस हैं, क्राफ्ट है, फेस्टिवल्स हैं, उनको ओरली हमने स्टोरी टेलिंग के थ्रू इस चीज़ को आगे ट्रांसफ़र किया है। अगर हम देख रहे हैं जगन्नाथ, जो कि उड़ीसा में जिनको वर्शिप किया जाता है, तो ये भी हमारा एक लोकल ट्रेडिशनल कस्टम ही शो करता है। एंशिएंट ट्राइब्स या जो जनाज होते थे वो अपनी लाइफ को उन्होंने अलग अलग तरीके के जो एनवायरनमेंट जो भी चेंजेस हुए हैं, फॉरेस्ट हो गया, फिर फॉरेस्ट से हिल्स में, फिर प्लेन्स में, और बहुत सारी जो लोकल स्किल्स है उसको डेवलप कर करके उन्होंने अपने आप को पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को जोड़ कर रखा है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अगर हम देख रहे हैं तो 705 रिकोगनाइज ट्राइब्स जो थी वो हमारी 104 मिलियन की पॉपुलेशन में रफली इतने ट्राइब्स हमारी रिकोगनाइज की गई थी। एंड येस, दीज ऑल कंट्रीब्यूट richly to the India's cultural diversity. That is why India is called the place of the country of cultural diversity. Thank you.